आज का टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। आज ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर या फिर रेजिस्टिविटी पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो हमने आज के टॉपिक में सीखना है। ठीक है ना। आसान सा टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था आर का कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे बताइए। आर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कौन सा वाला, कौन सा, रो एल अपॉन है। ठीक है, रो एल अपॉन है आपने पढ़ा था, लेकिन अभी इसका यूज़ हम लोगों ने नहीं करना है। चलिए इसको भी समझते हैं। आपने अब ये है तो सुने, आर रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आपको मालूम है। वट इज आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रो उस वायर के मटेरियल का रेजिस्टिविटी, एल उस वायर की लेंथ, ए उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। वट इज आर रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, वट इज रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जिस मटेरियल का वायर बना है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, एल इस वायर का लेंथ, ए इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। लिखा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। देखिए, रो अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अगर रो टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज होगा तो आर भी चेंज होगा। ठीक है ना। अगर रो टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज हो रहा है तो आर भी चेंज होगा ही होगा। मतलब टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टिविटी चेंज होगी। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। तो इसलिए क्या लिखा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, एक ही बात है। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के चेंज होने पर भी चेंज हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी केवल टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करेगी, जो बातें हम लोगों ने भी सीखनी है। ठीक है ना। आर कितने लोगों पर डिपेंड करता है, 4 लोगों पर। पहला देखिए, पहले 2 रो से निकल के आएंगे, टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, लेंथ पर और एरिया पर, एरिया ऑफ फ्रॉसन ऑफ एयर पर। जबकि रो किसमें डिपेंड करेगा, केवल 2 बातों पर, एक टेम्परेचर पर और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर। ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑब्लिक, ये हम लोगों ने आज सीखना है। अब अगला टॉपिक क्या, देखिए, अगर रो चेंज होगा तो आर चेंज होगा। अच्छा, एक फॉर्मूला तो आपने बताया, एक फॉर्मूला और था, क्या था बताइए, दूसरा लंबा वाला, लंबा सा बड़ा सा था, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये किस फॉर्म में है, ये है पैरामीट्रिक फॉर्म में। आर एम पर डिपेंड कर रहा है, एन पर, ई पर, टाउ पर। तो इन दोनों कंपेयर करते हैं। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए यहाँ है, एल अपॉन ए यहाँ है, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन है। क्या किया, देखिए, इनको और इसको कंपेयर किया, इन दोनों कंपेयर किया, आर इक्वल टू रो एल अपॉन है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन है। तो रो कितना आया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। बस यही वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है रो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके, इन दोनों को कंपेयर करके जो रो निकला वो कितना निकला, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पर जो एन और टाउ है, एन और टाउ, वट इज एन, एन क्या था, चलिए इस बारे में डिस्कस करें। एन क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच वाला टाइम। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है, ये सॉलिड मेटेलिक कंडक्टर के लिए अप्लाई किया है। V इक्वल टू आई आर जो इक्वेशन है, ये सॉलिड कंडक्टर में, लिक्विड कंडक्टर में, गैसेस कंडक्टर में हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन हर जगह पर ओम्स लॉ नहीं है, क्योंकि ओम्स लॉ जो है हमने ड्राइव जो किया है वो मेटेलिक कंडक्टर के लिए ड्राइव किया है। इस बात को ध्यान देना। V इक्वल टू आई आर इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स, इट इज ओम्स लॉ व्हेन आर इज कांस्टेंट। और हमने यहाँ पर चार्ज कैरियर्स केवल कौन लिए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। और भी होते हैं, होल्स भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, लेकिन मेटल्स में केवल क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो केवल मेटल्स के लिए चल रहा है, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए। चलिए, तो कंपेयर करके रो निकला एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। वट इज एम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। वट इज एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वट इज ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वट इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर की बात करनी है, टेम्परेचर के चेंज होने पर मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे तो हमको कोई लेना नहीं है। टेम्परेचर के चेंज होने पर चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ई में भी कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर के चेंज होने पर एन में फ़र्क पड़ेगा, और टेम्परेचर के चेंज होने पर टाउ में फ़र्क पड़ेगा। किस तरीके से कहाँ पर फ़र्क पड़ेगा वही हम लोगों ने यहाँ पर सीखना है। और अगर रो चेंज हो गया, अगर ये रो चेंज हो गया तो आर चेंज होगा ही होगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ बुक्स में रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी दोनों करके लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से कीजिएगा। देखिए क्या है, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में आने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एन है।
ठीक है। अब मेटल्स में क्या है, देखिए मेटल्स होगा, सेमीकंडक्टर्स होगा, एलॉय होगा, इंसुलेटर्स होगा, ये सब हमने डिस्कस करना है। शायद लास्ट ईयर या पिछले के पिछले 40 टॉपिक से सवाल निकला था, शायद लास्ट ईयर भी निकला है। देखिए ध्यान सुनिए, एन स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम है, मतलब ठीक है, पता है आपको क्या है। देखिए रूम टेम्परेचर पर अब ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पहले टॉपिक, इसके पहले के पहले टॉपिक में हम डिस्कस किए थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कमरे के टेम्परेचर पे इजीली बाहर निकल आते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल्स में क्या होता है ना कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट सब बाहर निकल जाते हैं, मतलब टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ही जो एन है वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू में लगभग पहुंच चुका है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकल चुके हैं मेटल्स में। तो मेटल में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेटल में टेम्परेचर के बढ़ने पर एन बढ़ेगा, लेकिन निग्लिजिबली स्मॉल, ना के बराबर बढ़ेगा, क्योंकि मेटल्स में सभी इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट फ्री हो चुके हैं। फिर भी अगर कुछ नहीं हुए हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ेंगे, लेकिन एन बहुत ही कम इंक्रीज होगा मेटल्स में। टाउ क्या है, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा, रिलैक्सेशन टाइम। वायर था, वायर के अंदर हमारे बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स थे, जो पॉजिटिव आयन अपनी जगहों पर केवल वाइब्रेट करते रहते हैं, चार्ज को कैरी नहीं कराते हैं। मेटल्स की बात है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा ये किस थर्मल वेलोसिटी से भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा तो दो कोलिजन के बीच में चलने में वो कम टाइम लेगा, कम टाइम लेगा तो रिलैक्सेशन टाइम आपका घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो हो तो गया, देखिए टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम कहने का मतलब द टाइम टेकन बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और वो दो सक्सेसिव कोलिजन में जितना तेजी से जाएगा वो उतना ही कम टाइम लेगा। टाउ टेम्परेचर नहीं है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा तो दो कोलिजन के बीच का टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। तो एक बात आप दिमाग में बैठाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर एन में इंक्रीमेंट होगा, टाउ में डिक्रीमेंट होगा। अब कितना इंक्रीमेंट होगा कितना डिक्रीमेंट होगा तो क्या दूर की बात है। मेटल्स में अगर कहेंगे तो एन में इंक्रीमेंट निग्लिजिबली स्मॉल होगा, जबकि टाउ में डिक्रीमेंट सफिशिएंट होगा। मेटल्स की बात करें, अगर मेटल की बात करेंगे तो एन में इंक्रीमेंट निग्लिजिबली स्मॉल होगा, जबकि टाउ में डिक्रीमेंट सफिशिएंट होगा। तो एक इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो डिक्रीज कर रहा है वो इंक्रीज करने वाले के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करेगा। मतलब मेरे पास दो टर्म है, इस दो टर्म में मतलब एन घटा, निग्लिजिबली स्मॉल बड़ा, निग्लिजिबली स्मॉल बढ़ रहा है, और टाउ बहुत ज़्यादा घट गया तो कुल मिला के डिनोमिनेटर घटा, और डिनोमिनेटर घटा तो रो का वैल्यू बढ़ा। कहाँ पे, मेटल में। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर मेटल का रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने मेटल का रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर मेटल का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ने मेटल का रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। किसमें, मेटल। फिर डिस्कस कर देखें, हमने R इक्वल टू रो एल अपॉन लिया, R इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ इनटू ए पैरामीट्रिक फॉर्म हमने ड्राइव किया था। इन दोनों को कंपेयर किया तो ये जो टर्म निकला ये क्या निकल के आ गया, रो। तो रो किसके बराबर आया, रो इज इक्वल्स टू आया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। फिर डिस्कस करते हैं। अब हमने देखना है कि टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ना है। टेम्परेचर के चेंज होने पे बेसिकली रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, और अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस चेंज होगा ही होगा। ठीक है, टेम्परेचर पर एम डिपेंड कर रहा है ना, टेम्परेचर पर एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई फर्क नहीं पड़ना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। टेम्परेचर पर केवल कितने लोग डिपेंड कर रहे हैं, दो, एक एन और एक टाउ। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम। टाउ रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, देखिए मेटल्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में अगर हम मेटल की बात करें, देखिए मेटल्स की बात करते हैं। ठीक है, हम इसको पहले मेटल करके चलते हैं। फॉर्मूला सबके लिए भी रहेगा, तो रो इक्वल टू कितना आ गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ।
m/n² टाउ, इट इज रो। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट सभी फ्री हो जाते हैं। मान लेते हैं कुछ फ्री नहीं हुए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी फ्री होंगे, लेकिन वो जो फ्री हुए मेटल्स में टेम्परेचर के बढ़ने पर वो कितने थे? बहुत कम। तो एन में इंक्रीमेंट क्या रहेगा? निग्लेजेबली स्मॉल। किसमें? मेटल्स में इंक्रीज करेगा, लेकिन ना के बराबर। वट इज टाउ? टाउ इज द relaxation time. What is relaxation time? The time taken by if and free electron between two successive collision. दो सक्सेसिव कोलिजन में इलेक्ट्रॉन जो टाइम ले रहा है, ठीक है ना। ये रिलैक्सेशन टाइम किस में डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर। आप जितना, अच्छा आप अपने स्कूल से घर जा रहे हैं तो जितना तेज भाग के जाओगे तो स्कूल से घर तक जाने में टाइम उतना ही कम लगेगा। तो आपका वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा तो टाइम उतना ही कम लगेगा। तो वेलोसिटी किस में डिपेंड कर रहा है? 11th में चलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, टेम्परेचर पर। क्योंकि हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी तो कहते हैं ना इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल की तरह होता है। दैट इज गैस के मॉलिक्यूल का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ती है। वैसे ही फ्री अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल का टेम्परेचर बढ़ने पर मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ने में थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगा तो दो कोलिजन के बीच में टाइम कम लगेगा। तो टाउ घट रहा है और एन बढ़ रहा है। मेटल में एन में आने वाला इंक्रीमेंट टाउ के डिक्रीमेंट से काफ़ी कम है, या टाउ का डिक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा है, डिक्रीमेंट बहुत डिक्रीज हो गया, जबकि एन उतना इंक्रीज नहीं हो पाया, टाउ डिक्रीज हुआ। तो कुल मिलाकर डिनोमिनेटर क्या हो गया? डिक्रीज हुआ। डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ तो रो का वैल्यू इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो रो इंक्रीज कर रहा है मेटल में, अगर मेटल में रो इंक्रीज कर रहा है तो आर का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन था किसमें? मेटल्स में। चलिए सेमी कंडक्टर्स में चलते हैं। किसमें चलते हैं? सेमी कंडक्टर में इसका इफेक्ट देखते हैं। किसमें? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, चलिए सेमी कंडक्टर आपने केमिस्ट्री में इसको 11th में पढ़ा है तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ये हम लोग अपने टॉपिक आगे पढ़ेंगे। देखिए सेमी कंडक्टर जिनकी वैलेंसी +4, इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर होता है। ये सॉलिड स्टेट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं, सॉलिड स्टेट में आता है। तो इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। मैं ज़्यादा डीप में जाऊँगा नहीं क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा, अच्छा अब आपस में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयरिंग करके अपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाते, बताइए ना आपको। आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर आपका रेगुलर होता है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रन के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसलिए इसको सॉल्व कहते हैं। देखिए +4 इसकी वैलेंसी कितनी है? +4। केमिस्ट्री का टॉपिक आ गया तो हम ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री आपने सीखा है। हम लोग आगे सेमी कंडक्टर्स हमारा आता है तो वहाँ पर हम लोग डीपली इसको पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी है, लेकिन केमिस्ट्री यहाँ पर सीखने के लिए केमिस्ट्री में 11th में सिखाया गया है। तो +4 है, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी भी, इसकी वैलेंसी +4, इसकी वैलेंसी भी +4 है, इसकी वैलेंसी भी +4 है, इसकी वैलेंसी भी +4, 1 2 3 4, इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4, इसके आउटर मोस्ट में भी 1 2 3 4, इसके आउटर मोस्ट में भी 3 1 2 3। और बेसिकली हम जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करते हैं, कार्बन की बात नहीं करते। हालांकि कार्बन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें कार्बन में दो मॉलिक्यूल के बीच की इंटर एटॉमिक स्पेसिंग काफ़ी कम होती है, इससे कोवेलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होता है। देखिए भाई यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं भाई? ये आपने 9th में सीखा है, 10th में सीखा है, फिर 11th में आके भी सीखा होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको बताएं तो भाई फिर वो तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी ना कि भाई कैसे होता है क्या होता है करके, तो हम नहीं करेंगे आपकी बेइज्जती, तो इसको हम लोग नहीं बताएंगे। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो सभी ने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और यहाँ पर ऑक्टेल सबका कंप्लीट हो गया। तो शेयरिंग से बनता है ना, शेयरिंग जानते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग से आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये है हमारा सेमी कंडक्टर। अब एक क्यों बता रहे हैं, देखिए अभी इसको समझ में आएगी बात, क्योंकि वहाँ जो स्मॉल एन था ना, वो स्मॉल एन खेल जाता है यहाँ पे। जैसे फिर R इक्वल टू क्या था? पैरामेट्रिक फॉर्म ml/n/e² टाउ इंटू, इतने बार रिपीट होता है, इतने बार मैं उसको रिपीट करूँगा, अभी ना चाहते हुए आपको याद हो जाए। उसके बाद भी अगर याद नहीं हो रहा है तो भाई सोच लो आप कितने पानी में हो। रो L/A कंपेयर किया, L/A, तो रो किससे आएगा? m, ये देखिए R इक्वल टू रो L/A, R इक्वल टू रो L/A हमने ड्राइव किया था, ये हमने मैथमेटिकली देखा था। तो कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, तो फिर से क्या निकल के आएगा भाई? फ्रॉम
N1 N2 अगर करेंगे तो रो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, M/N/E² टाउ। मेटल्स में हमने पूरी कहानी समझ ली, ग्राफिकली भी समझेंगे। मेटल्स में हमने पूरी कहानी समझ ली, क्या हुआ, एन में इंक्रीमेंट, मेटल्स में आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन तो रूम टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट हो जाते हैं, एन में इंक्रीमेंट निग्लिजिबल स्मॉल, टाउ में डिक्रीमेंट सफिशिएंट। तो डिक्रीमेंट सफिशिएंट हो रहा है, इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो, दो लोग हैं घर में, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है। जो इंक्रीज कर रहा है थोड़ा सा कर रहा है, लेकिन जो डिक्रीज कर रहा है वो बहुत ज़्यादा कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, कुल मिला के डिक्रीमेंट तो होगा। अगर डिक्रीमेंट होगा तो रो बढ़ेगा, अगर रो बढ़ रहा है तो आर भी बढ़ेगा, किसमें, मेटल्स में। यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए लो टेम्परेचर पर क्या होता है या रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं, फ्री नहीं है। हालांकि रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अपने जगह पर एक होल बना देता है, फ्री स्पेस उसको बोलते हैं। ये हम लोग सब आगे सीखेंगे, तो इसमें मैं तो इसका सभी नहीं करूँगा, जब हम लोग फिजिक्स में इसको सीखेंगे तभी पढ़ेंगे। तो दिमाग को अभी होल वगैरह क्या होता है इसको दिमाग से हटा दीजिए, केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोकस कीजिए कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम है। तो इलेक्ट्रॉन बधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन अगर बधा हुआ है तो कोई भी चार्ज जो नहीं हो रहा है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना, बहुत कम इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर्स पर ये बॉन्ड टूटते हैं भाई। बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड के टूटने पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यहाँ पर बना देगा होल और इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना। अब ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेगा, तो कोई ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अभी कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो n है, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। अब टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो यहाँ पर होल बनेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गया, होल बन गया, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूव रैंडमली इनसाइड द सेमीकंडक्टर एंड कैरीज द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। सब मेटल्स में भी तो बढ़ रहे थे, लेकिन मेटल्स में निग्लिजिबली स्मॉल बढ़ रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी पहले रूम टेम्परेचर पर ही फ्री हो गए थे, जबकि यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर लगभग सभी बंधे हुए हैं, सब फ्री नहीं है। टेम्परेचर के बढ़ने पर वो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होते रहेंगे, तो n का वैल्यू भी कंटिन्यूसली बढ़ेगा। किसमें, सेमीकंडक्टर पर। तो मेटल में भी रहा था, लेकिन मेटल में निग्लिजिबल स्मॉल, लेकिन यहाँ पर सफिशिएंट हाई है भी। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सफिशिएंटली हाई रेट से बढ़ रहे हैं। टाउ में तो हमेशा डिक्रीमेंट आएगा भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम घटेगा, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम घटेगा, तो टाउ का वैल्यू घटता है। तो टाउ हमेशा घट रहा है, एन हमेशा बढ़ रहा है, मेटल में भी एन हमेशा बढ़ेगा, टाउ हमेशा घटेगा। मेटल में एन में इंक्रीमेंट निग्लिजिबली स्मॉल थी, टाउ में डिक्रीमेंट सफिशिएंट था, तो डिक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा था, इंक्रीमेंट काफ़ी कम था, तो कुल मिला के डिनोमिनेटर अपना डिक्रीज कर जा रहा था, रो का वैल्यू इंक्रीज किया था। कहाँ पे, मेटल्स में। किसमें, मेटल्स में। हम कहाँ चल रहे हैं, सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर बढ़ने पर भी n बढ़ेगा, लेकिन मेटल्स की तरह ये निग्लिजिबली स्मॉल नहीं होगा, ये सफिशिएंट हाई होगा। टाउ में डिक्रीमेंट होगा, जबकि टाउ का जो डिक्रीमेंट है वो n के इंक्रीमेंट से अभी काफ़ी कम है तो जितना मेटल में उतना था, लेकिन यहाँ पर जो n में इंक्रीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया कंपेयर टू डिक्रीमेंट इन टाउ। तो कुल मिला के डिनोमिनेटर जो यहाँ पर है सेमीकंडक्टर में, वो क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो रो का वैल्यू डिक्रीज करेगा, अगर रो घट रहा है तो आर भी घटेगा। तो मेटल के टेम्परेचर, मेटल में टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ती है, जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी जो है वो हमारी घटती है। तो ये हमारे दो केस हैं, ठीक है ना। एलॉय और इंसुलेटर्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट पर हम डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग एक नया टर्म पढ़ते हैं यहाँ पर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ये तो हमने मेटल का थ्योरेटिकल पोर्शन देख लिया, इसको मैथमेटिकली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। समझ आ गई ना बात।
समझ गए? ये किसका था? मेटल का था। ये किसका था? सेमीकंडक्टर। पूरा खेल किसका? एन और टाउ का। आर का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? आर का पैरामेट्रिक फॉर्म है ml/n ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। वट इज दिस? ये टर्म क्या है? इट इज कॉल्ड रो। तो रो कितना निकल का है? m/n ई स्क्वायर टाउ। टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टिविटी चेंज होगी। रेजिस्टिविटी अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा ही आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलें या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलें, दोनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। टेम्परेचर के बढ़ने पर कहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा आपको पता है, समझने बात को। अब अगला हम लोग इसको ग्राफ की मदद समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हमें कोई वायर लेते हैं, ठीक है ना, कोई वायर लेते हैं, उसी से कनेक्ट टॉपिक है। अब जब नोट्स आप लोग बनाएंगे तो भाई थोड़ी किताब की हेल्प ले लीजिएगा, किस तरीके से लिखा हुआ है क्या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि 12th में जो भाई आप इतना आप लोग पढ़ के आए हैं, हाई स्कूल 9, 10th, 8th, तो यहाँ पर आपको इतना तो पता होना चाहिए किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको देखिए, किताब की हेल्प लीजिए, हमने अपना लेक्चर दे दिया, आप इसके नोट्स बनाइए, ठीक है ना। जब लिख के तो मैं नोट्स नहीं दूंगा भाई, ये तो इतना कॉमन सेंस तो आपके पास होना चाहिए। आप 12th के बच्चे हैं आपको। देखिए आ रहे हैं, ये एल है, ये ए है, दो वायर हैं। हमने दो मेटेलिक वायर ली, ठीक है। टू मेटेलिक वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या एक ही मेटेलिक वायर है मानते हैं। पहला मेटेलिक वायर इसको लेते हैं, पहला मेटेलिक वायर, ठीक है ना। इट इज फर्स्ट मेटेलिक वायर, ठीक है। लेंथ कितनी है? एल। एरिया कितना है? अच्छा 11th में चलते हैं, हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन पढ़े थे ना, तो वहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ने पर मटेरियल लेंथ बढ़ती थी। हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा पढ़ा था, ठीक है ना। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर सॉलिड्स, ये लिक्विड या गैसेस जो भी था, तीनों ही पढ़े थे। सॉलिड्स की हम बात करें एक्सपेंड होते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर ये समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ पर हमने अपनी स्टडी को, अपने टॉपिक को लिमिटेड रखा है। हम लोग हायर स्टडी में भी नहीं है। टेम्परेचर के बढ़ने पर हम केवल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के चेंज की बात करेंगे। टेम्परेचर के बढ़ने पर लेंथ में क्या फ़र्क पड़ा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या चेंज आया, इससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि लेंथ में, अब तुम लोग कहोगे सर लेंथ में फ़र्क पड़ेगा तो R = ρL अपॉन इससे एल बढ़ेगा तो आर में तो फ़र्क पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने में एल में जो चेंज आएगा वो निग्लिजिबल स्मॉल है। मतलब थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले, हम लोग सब निगलेक्ट करने वाले। एक वायर है, तो मानते हैं इस वायर का 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R0 है, ठीक है ना। अभी इसका टेम्परेचर R0 है और यहाँ पे हमने इसका टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड किया और रेजिस्टेंस इसका हो गया RT। मतलब टेम्परेचर या रेजिस्टेंस नहीं कहना है तो आप रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, आप R ना कह के रो भी कह सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस कितना है? R0। अगर रेजिस्टिविटी कहेंगे तो रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? ρ0। T डिग्री सेंटीग्रेड में रेजिस्टेंस कितना है? RT। तो रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? ρT। T डिग्री सेंटीग्रेड पर अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेटल्स में क्या फ़र्क पड़ा था, सेमीकंडक्टर में क्या फ़र्क पड़ा था, ये पूरा हमने थ्योरेटिकली समझ लिया। केवल दो ही टर्म हमारे पास थे, एन और टाउ, जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे थे, जिसने पूरा खेल बिगाड़ दिया था, ठीक है ना। तो चेंज कितना है भाई? अभी हमारे पास कितना रेजिस्टेंस था? R0, हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और कितना रेजिस्टेंस हो गया T डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने पर? RT। तो कितना चेंज हुआ? 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड। तो T डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो T डिग्री केल्विन, T केल्विन भी इसको कह सकते हैं। एक बात याद रखें भाई, अगर डेल्टा T 2 डिग्री सेल्सियस है, डेल्टा T, तो डेल्टा T केल्विन में कहेंगे तो वो भी 2 केल्विन होगा, कोई फ़र्क वहाँ पर नहीं पड़ना है, ठीक है ना। क्योंकि डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में, डिग्री सेल्सियस स्केल में 2 पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होता है, केल्विन स्केल में भी 2 पॉइंट के बीच का सेपरेशन वही होता है। तो पता ही होगा ना आपको, तो इसको ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पर बहुत सारे लोग डेल्टा T में 273 + 2 275 कर देते हैं। T1 थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, T1 मानते हैं हम लोग, कुछ ही मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, और T2 जो हम लोग मानते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, सेल्सियस में। अगर 100 केल्विन में कहेंगे तो 273 + 2 कितना हो गया? 275 क्या केल्विन। और ये 4 डिग्री सेल्सियस है तो 273 + 4 277 केल्विन। पॉइंट सेम है ना। तो डिफरेंस यहाँ करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस - 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 270 - 275 2 केल्विन। तो डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। टी सेम नहीं है, डिफरेंस सेम रहता है। सेल्सियस में कीजिए या फिर केल्विन में कीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का स्पेसिंग सेल्सियस स्केल में जितना है, 2 पॉइंट का बीच का स्पेसिंग केल्विन स्केल में भी उतना ही होता है। तो डेल्टा T डिग्री में जितना कहेंगे केल्विन में भी उतना ही आएगा। तो D डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है? R0। T डिग्री सेल्सियस में कितना? RT। तो चेंज
तो फाइनल टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना हो गया आर टी, और कॉमन सेंस है कि आर टी का वैल्यू चेंज है, टी में कितना था आर नॉट, तो आर टी का वैल्यू चेंज हो चुका है, तो मान लो कितना चेंज हो चुका है डेल्टा आर, तो डेल्टा आर इज द चेंज इन रेजिस्टेंस। देखिए आर टी क्या है, आर टी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट टी डिग्री सेल्सियस, आर नॉट क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमने अच्छा अब इसको अगर आपको कन्फ्यूज है तो देखते हैं कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो रेजिस्टेंस है हम लोग मान लेते हैं वायर का 200 ओम मान लेते हैं, समथिंग 200 मान लेते हैं, और टी डिग्री सेल्सियस को हम लोग ना करके टी को कोई नंबर से की तरह डिफाइन करते हैं, तो इसको अगर मैं 3 डिग्री सेल्सियस का हूँ तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 201 ओम हो गया, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा माना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से कितना किया 3 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर चेंज किया है 3 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी जो है टेम्परेचर में चेंज कितना है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी वो आप 2 डिग्री सेल्सियस कहिए या 2 केल्विन कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, इतना चेंज हुआ। तो 200 से कितना हो गया 201, तो व्हाट इज 201, 201 है आर टी, व्हाट इज आर नॉट, आर नॉट जो 0 था कितना था 200, और डेल्टा आर इसका मतलब कितना रहा 1, तो डेल्टा आर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस जब हमने टेम्परेचर चेंज किया 3 डिग्री सेल्सियस 3 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस हमने जब टेम्परेचर चेंज किया 273 केल्विन से 276 केल्विन हमने जब टेम्परेचर चेंज किया 3 डिग्री सेल्सियस का 3 केल्विन का टेम्परेचर चेंज किया, तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा था वो 1 ओम का था, डेल्टा है ना। तो आर टी इक्वल टू आर नॉट प्लस डेल्टा आर, कितना इंक्रीमेंट हो रहा था, हमको डेल्टा आर के बारे में ही बात करनी है। देखिए एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि दिस डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू, जो डेल्टा आर है ये डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू होता है आर नॉट, आपका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था। और ये बात याद रखिए जो हम लोग इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, फिर सुना ये जो हम इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं ये लिमिटेड टेम्परेचर रेंज के लिए एप्लीकेबल है, हर किसी रेंज के लिए एप्लीकेबल नहीं, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर लिमिटेड टेम्परेचर रेंज। अच्छे ऑथर्स से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं मिलना है भाई, ध्यान देना। इट इज़ ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये केवल लिमिटेड टेम्परेचर रेंज के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू कितना आर नॉट, मतलब जो देखिए भाई आर टी फाइनल टेम्परेचर था, रेजिस्टेंस था, वो डिपेंड किस में कर रहा था आर नॉट प्लस डेल्टा, तो डेल्टा आर कितना आया, ये डेल्टा आर कितना इंक्रीज, हम लोग केवल डेल्टा आर की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा आर जो है वो डिपेंड करता है अपने इनिशियल रेजिस्टेंस पर, 1 मान लेते हैं, और डेल्टा आर जो कॉमन सेंस है ये डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर पर कि आपका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, टी टू माइनस टी, फाइनल को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज टी टू क्या था फाइनल टेम्परेचर, तो T2 जो है वो हमने कितना माना भाई, T1 हमारे लिए कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, T2 हमारे लिए कितना है T डिग्री सेल्सियस, इनिशियल कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल कितना था T डिग्री सेल्सियस, तो T2 कितना है T1 कितना था 0, तो डेल्टा टी भाई हमारे लिए इस फॉर्मूले में T ही रहेगा, ये थोड़ी देर के बाद हम लोग करने वाले देखिए। तो इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 तो डेल्टा आर इन दोनों कंपेयर करेंगे तो डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया आर नॉट इंटू डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं, अब प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं भाई, तो यहाँ पर हमने लगाया अल्फा, तो अल्फा क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आर नॉट इंटू डेल्टा टी, तो ये है डेल्टा आर में इंक्रीमेंट है। व्हाट इज डेल्टा आर कितना इंक्रीज हुआ, व्हाट इज आर नॉट इनिशियल आपका कितना रेजिस्टेंस था, व्हाट इज डेल्टा टी आपने टेम्परेचर में कितना चेंज किया, व्हाट इज अल्फा ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, किसका नाम अल्फा, क्या है अल्फा का नाम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी कॉल्ड अल्फा, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी, ये आपका अल्फा है, ठीक है ना। चलिए डेल्टा आर, व्हाट इज डेल्टा आर क्या है, व्हाट इज आर नॉट टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज आर टी रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, हमने कहाँ से कहाँ तक चेंज किया 0 से
T डिग्री सेल्सियस तक। हमने T डिग्री सेल्सियस चेंज किया, अब T डिग्री सेल्सियस चेंज किया तो उसको T केल्विन भी कह सकते हैं भाई, केल्विन चेंज हमेशा सेम रहेगा। कन्वर्ट अगर करोगे 2 डिग्री सेल्सियस को, अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंज करें तो 2 प्लस 273 आएगा ना, लेकिन चेंज क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ये केमिस्ट्री में अपने सीखा भी। तो आर टी हो गया, तो आर टी किस में डिपेंड कर रहा है, आर टी इक्वल टू आर जीरो था ही था प्लस डेल्टा, तो आर टी इक्वल टू आर जीरो प्लस डेल्टा आर। ठीक है, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो प्लस डेल्टा आर। ठीक है ना, डेल्टा आर क्या, चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा आर कितने लोगों पर डिपेंड करेगा, 2। पहला किस में, आर नॉट पर, दूसरा किस में, डेल्टा टी पर। तो डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। ठीक है, एंड दूसरा डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो फ्रॉम 1 and 2 कंपेयर किया तो डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू, सिंपल सी बात है ये तो पता ही आपको। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर जब हम लोग हटाएंगे, इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया अल्फा। तो अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी, एंड इट इज कांस्टेंट ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये केवल लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर ही कांस्टेंट है। अभी डिस्कस करेंगे, लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास कांस्टेंट रहता है कौन, अल्फा। ठीक है, अदरवाइज अल्फा भी टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर के आसपास अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट बना रहता है रूम टेम्परेचर के आसपास। अदरवाइज टेम्परेचर के चेंज होने पर अल्फा भी चेंज होगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्योंकि अल्फा केवल रूम टेम्परेचर के एक लिमिटेड रेंज पर ही कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज ये वेरी करना शुरू करेगा। ठीक है ना, चलिए भाई डेल्टा आ गया। तो हमने क्या लिखा था भाई, आर टी। तो आर टी क्या ड्राइव किया था हमने, आर टी इक्वल टू आर नॉट प्लस डेल्टा आर। तो उसको फिर लगाते हैं, देखें। तो आर टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, आर नॉट प्लस डेल्टा आर। ठीक है, तो आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट, तो आर नॉट है। डेल्टा आर हम लोग कितना निकालना है मेहनत से भाई, बड़ी मेहनत करे इसको निकालने में। तो अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी, और अपने लिए डेल्टा टी कितना था, टी टू माइनस टी वन। टी टू हमने कितना लिया था भाई, टी टू हमने लिया था फाइनल टी डिग्री सेल्सियस। टी वन कितना लिया था हम लोगों ने, 0 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी कितना रहा भाई, टी टू माइनस टी वन, टी माइनस 0 मतलब टी डिग्री सेल्सियस। तो आर टी इज इक्वल टू कितना है, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट इंटू टी। This T is not temperature, this T is basically represent delta T, लेकिन हमने टेम्परेचर कहाँ से चेंज किया है, कहाँ से उठाया है, 0 डिग्री सेल्सियस से। याद देखिए भाई, मैंने कहा 5 डिग्री सेल्सियस, T 5 डिग्री सेल्सियस है। तुम तुरंत समझ जाओगे कि अच्छा, तो इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस था, अब हमारा टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया है। मैंने टी का 10 डिग्री सेल्सियस का, तो अच्छा आपने कहा इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, फाइनल 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट कॉमन ले लेते हैं, आर नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस एल्फा इंटू टी। आर टी इक्वल टू कितना आ गया भाई, आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू टी। अब आगे सभी डिस्कशन हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करने हैं, जितने भी ग्राफ हैं हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। ठीक है ना, तो आर टी इक्वल टू कितना आ गया, आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू टी। ठीक है, इसी को हम लोग रो के टर्म में ले सकते हैं, क्योंकि आर इक्वल टू फिर से वही आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। भाई पूरी कहानी तो रो में है। अगर आर चेंज हो रहा है टेम्परेचर के कारण, तो इसका मतलब केवल रो चेंज हुआ है, तो इसको हम लोग रो एट टी, रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी भी कर सकते हैं, सॉरी रो नॉट। ठीक है ना, तो रो नॉट, अगर हम रो की बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी तो रो पे लेंगे। रेजिस्टिविटी अगर चेंज हो रहा है टेम्परेचर के चेंज होने पर, रेजिस्टेंस में चेंज आ गया, तो 1 प्लस एल्फा इंटू टी। ठीक है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर के लिए बात करेंगे, और इसके लिए बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्योंकि अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा, रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा ही आएगा। अच्छा, डायमेंशन एनालिसिस में थोड़ा चलते हैं। व्हाट इज यूनिट ऑफ आर, ओम, आर टी। व्हाट इज यूनिट ऑफ आर नॉट, ओम। तो भाई ये भी ओम, ये भी ओम। ए प्लस बी, अगर मैं ए 11th में चलते हैं, ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी है तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। तो भाई 1 का डायमेंशन क्या है, डायमेंशनलेस, क्योंकि ये ओम और ये ओम, तो ये पूरा डायमेंशनलेस होगा। ये ओम, ये डायमेंशनलेस है, तो अल्फा इंटू टी भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। टी क्या है, डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस। आर टी का यूनिट ओम
इसका यूनिट ओम, तो इसका मतलब ये पूरा डायमेंशनल लेस। 1 क्या है, नंबर, डायमेंशनल लेस होगा तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो अल्फा इंटू टी की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अल्फा इंटू टी की कोई डायमेंशन नहीं है तो इसमें टी क्या है, डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, तो यूनिट ऑफ अल्फा किसका यूनिट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, क्या वैल्यू यूनिट होगा इसका, पर डिग्री सेल्सियस। किसका यूनिट है ये, अल्फा का। तो याद रखिए अल्फा का यूनिट क्या होगा आपका, पर डिग्री सेल्सियस को भी डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है ना। तो ये आपको बनाना है। तो भाई डेल्टा फिर रिपीट करते हैं, डेल्टा आर इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा कितना रेजिस्टेंस था, R0। टी डिग्री सेल्सियस में हमारा कितना रेजिस्टेंस था, RT, ठीक है। चेंज कितना होगा, डेल्टा टी कितना होगा, T2 माइनस T1, ये दिख भी नहीं रहा है, T2 माइनस T1, तो डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, तो डेल्टा टी में T2 कितना है भाई, ये इनिशियल है ना 1 वाला, तो T2 कितना है T, और T1 कितना है 0, तो डेल्टा टी कितना है, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी, तो चेंज इन टेम्परेचर टी। तो जो आर टी प्लस आर नॉट, तो फाइनल टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना बन गया, आर टी। तो आर टी चेंज है, मतलब आर नॉट में कितना चेंज है, तो आर नॉट या तो बड़ा होगा तो घटा होगा, तो अब मान लेते हैं कि चेंज जो है वो डेल्टा आर का है, तो आर नॉट प्लस डेल्टा आर जो मिलकर आया वो कितना है, आर टी। तो आर टी इक्वल टू कितना है, आर नॉट प्लस डेल्टा आर, तो आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस डेल्टा आर इन चेंज इन रेजिस्टेंस। तो डेल्टा आर कितने लोगों पर डिपेंड करता है, डेल्टा डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, एक तो इनिशियल रेजिस्टेंस और डेल्टा आर डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पर, ठीक है ना। 2 लोगों पर डिपेंड कर रहा है, एक डिपेंड कर रहा है इनिशियल रेजिस्टेंस पर, एक डिपेंड कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर पर, 2 लोगों पर डिपेंड कर रहा है। और जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ये लिमिटेड टेम्परेचर रेंज के लिए ही डिस्क्राइब हो रहा है, बातें याद रखिएगा। इसको अगर आप समझेंगे ये हर टेम्परेचर रेंज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया भाई, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू बताइए, आर नॉट इंटू डेल्टा टी हो गया। तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू, अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट, तो डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। दिस इज ए रिलेशन, अल्फा इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बट अल्फा इज ए कांस्टेंट ओनली द लिमिटेड रेंज इन टेम्परेचर। ये केवल लिमिटेड रेंज में ही कांस्टेंट है, अगर आप टेम्परेचर में काफ़ी चेंज करते हो तो उसमें अल्फा का वैल्यू भी चेंज होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है तो अल्फा कांस्टेंट बना रहेगा, अदरवाइज अल्फा भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा आर ये निकला, लेकिन आर टी में यहाँ रख देते हैं इसको, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस डेल्टा आर कितना है भाई, अल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ध्यान सुनते ना भाई, इतने बार जब चीज़ें सुनो तब याद होती हैं, पहली बार पढ़ कर नहीं होता यार। तो आर टी इक्वल टू आर नॉट कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी आ गया ना, ठीक है। बट इज डेल्टा टी कितना था, टी था, तो आर नॉट आर टी कितना आ गया भाई, तो आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट और ब्रैकेट में क्या आया 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो आर टी की जगह में कितना आएगा, रो टी, मतलब रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू रो जीरो रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। वट इज अल्फा, फिर बताइए, अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट ओमीटर, इसका यूनिट ओमीटर, कट गए ये डायमेंशनल लेस। अगर ये डायमेंशनल लेस है तो ये भी डायमेंशनल लेस होगी, ए का डायमेंशन बी के डायमेंशन के बराबर होता है, सेम डायमेंशन आर ऐड और सब्सट्रैक्ट टुगेदर। तो इस अगर ये डायमेंशन लेस है तो ये डायमेंशन लेस होगा, लेकिन इसमें टी का डायमेंशन क्या है, डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा डायमेंशन क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस, इट इज ये, ठीक है ना। समझ आगे बात। तो ये हमारा है फॉर्मूला। तो आर टी फिर देखिए, आर टी इज इक्वल्स टू कितना है, तो आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी निकल गया, ठीक है ना। अब हमने सारा डिस्कस इस टॉपिक में करना है, आर नॉट इक्वल टू आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी पर हम लोगों ने टॉपिक करना। लेकिन इसमें एक काम करते हैं, अल्फा को वैल्यू निकालते हैं। चलिए आर नॉट यहाँ आ गया, तो आर टी अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू टी, इसको वहाँ भेज दीजिए। तो आर टी अपॉन आर नॉट ये वहाँ आ गया -1 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी, ठीक है ना। तो आर टी माइनस आर नॉट
अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू एल्फा इंटू टी। ठीक है, तो अल्फा क्या निकल का है, अल्फा आ गया आर टी माइनस आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू ये टी भी अपॉन में आ गया, तो आर टी माइनस आर नॉट अपॉन टी। ठीक है, आर टी माइनस आर नॉट क्या था, वट इज आर टी, आर टी इक्वल टू आर नॉट प्लस डेल्टा, तो आर टी माइनस आर नॉट कितना होगा, डेल्टा चेंज इन रेजिस्टेंस, तो डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन आर नॉट इंटू टी। ठीक है, तो ये अल्फा का वैल्यू निकल का है, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। वट इज डेल्टा आर, डेल्टा आर का यूनिट ओम, आर नॉट का यूनिट ओम, टी का यूनिट डिग्री सेल्सियस, ऊपर जाके पर डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा का यूनिट पर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, चलिए अब अगला केस को थोड़ा डिफाइन करते हैं। इफ अब इसको किताब से देखना भी, किताब मैं किताब को जैसे इसको बता रहा हूँ अभी, किताब से नोट कीजिएगा डेफिनेशन को। इफ आर नॉट इज इक्वल्स टू 1 ओम, व्हाट इज आर नॉट, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पर रेजिस्टेंस था, 0 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस, तो आर नॉट इज 1 ओम, एंड टी बेसिकली किसके बराबर था भाई, डेल्टा टी था नहीं था, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको कितना ले लिया 1 ओम, इसको कितना ले लिया 1 डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा किसके बराबर आ गया, डेल्टा आर, अल्फा किसके बराबर आ गया, डेल्टा आर, आर नॉट किसके बराबर है 1 ओम, टी किसके बराबर है 1 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको मैं ए को मान लूँ, सॉरी अगर मैं इसको ए को मान लूँ और इसको 1 डिग्री सेल्सियस कहूँ, इसको मैंने ए को माना, इसको मैंने 1 डिग्री सेल्सियस माना, तो अल्फा किसके बराबर आ गया, डेल्टा, तो अल्फा इक्वल डेल्टा, दैट इज थर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस, लेकिन कब, when the resistance of the wire at 0 degree Celsius is 1 ohm and V increases the temperature through 1 degree Celsius. So in this case the thermal coefficient of resistance of resistivity is equal to the increases या change in resistance, that is thermal coefficient of resistance या thermal coefficient of resistivity is equal to change in resistance या फिर resistivity respectively of the wire when the initial resistance of the wire या तो resistance of the wire at 0 degree Celsius is 1 ohm and V increases the temperature of the wire through 1 degree Celsius। आप यहाँ पर उसको डिफाइन करके लिखेंगे, the thermal coefficient of resistivity is equal to the increases, the thermal coefficient of resistance is equal to the increases in the resistance of the wire when the initial resistance of the wire, yeah, resistance of the wire at 0 degree Celsius is 1 ohm and we increases the temperature through 1 degree Celsius, so this is alpha। ठीक है ना, मतलब बेसिकली अल्फा क्या बता रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज आ रहा है। अगर मैं अल्फा का वैल्यू लूँ, इससे अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं कि एलिमेंटल मेटल्स के लिए जो अल्फा का वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू हम किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए मान लेते हैं हम लोग लगभग 4 × 10⁻⁻⁻3, बहुत बड़ा नहीं होता, -3 पर डिग्री सेल्सियस, -3 क्या पर डिग्री सेल्सियस, तो हमने अल्फा का वैल्यू इतना लिखा है। इसका मतलब क्या है कि भाई लगभग हर 1 डिग्री सेल्सियस में आपका रेजिस्टेंस इतना इंक्रीज होगा भाई। अगर इसका वैल्यू 2 × 10⁻³ होता तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर चेंज करने पर वायर के रेजिस्टेंस में आने वाला चेंज 8 × 10⁻³ होता। मतलब अल्फा का वैल्यू जितना ज़्यादा है तो इसका मतलब टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी उतना ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। अल्फा का वैल्यू जितना कम है तो इसका मतलब टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू में उतना ही कम चेंज आ रहा है। ये टॉपिक आ गया, तो अल्फा डेफिनेशन यहाँ पर आप लोग लिखोगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कहाँ गया ये इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का फर्क मेटल्स में कहाँ है, मेटल्स में कैसा है, एलॉयज में कैसा है, सेमीकंडक्टर में कैसा है, इंसुलेटर्स में कैसा है और इलेक्ट्रोलाइट में कैसा है, इन सब में हमने अभी डिस्कस करना है। देखिए भी अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है, इसको अपने बिल्कुल याद रखना है। अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है मेटल्स के लिए, एलॉयज के लिए। अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है मेटल्स के लिए और एलॉयज के लिए। ठीक है, व्हाट इज अल्फा डिस्क्राइब, अल्फा क्या बता रहे हैं, अल्फा जो है क्या अल्फा कांस्टेंट है सर, हाँ अल्फा कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पर, लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर हमेशा कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर के चेंज होने पर अल्फा में चेंज आता है। अभी हम लोग सुपर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे तो फिर देखते हैं सर अल्फा में क्या फर्क पड़ना है, देखना इसके बाद सुपर कंडक्टिविटी देखेंगे हम लोग। तो
अल्फा क्या बता रहे बेसिकली? अल्फा बेसिकली या सिंपली डिस्क्राइब हाउ मच रेजिस्टेंस इज चेंज टू चेंज इन टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस। हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा, ये हमको अल्फा डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, मेटल्स के लिए अल्फा क्या है? पॉजिटिव। मेटल्स के लिए अल्फा क्या है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आरटी बढ़ेगा। एलॉइस के लिए अल्फा क्या है? एलॉइस के लिए भी अल्फा पॉजिटिव है। एलॉइस के लिए अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या निकला भाई? तो आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। मेटल्स के लिए अल्फा क्या है? पॉजिटिव। एलॉय के लिए अल्फा क्या है? पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर के अल्फा क्या होगा? नेगेटिव। देखिए, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव जिंदा रहेगा, तो ये पूरी क्वांटिटी एक, ये जो भी चीज़ आएगा वो एक में जुड़ के एक से बढ़ेगा। एक से बढ़ेगा यानी कि आर टी का वैल्यू आर नॉट से ज़्यादा होगा, यानी कि आर टी का वैल्यू बढ़ना है। लेकिन कब? जब अल्फा पॉजिटिव होगा। मेटल्स के लिए अल्फा क्या है? पॉजिटिव। तो मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव है तो मेटल्स के लिए आर टी भी क्या होगा? बढ़ेगा। एलॉय के लिए भी अल्फा क्या है? पॉजिटिव। लेकिन एलॉय का अल्फा जो होता है वो मेटल के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा होता है। सुनिए, एलॉय के लिए अल्फा का वैल्यू निग्लिजिबली स्मॉल है। एलॉय के लिए अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है। तो टेम्परेचर के चेंज होने पर एलॉय के रेजिस्टेंस में आने वाला चेंज बहुत ही कम है, ना के बराबर है, निग्लिजिबली स्मॉल है। इसलिए जो हम लोग रेजिस्टेंस कॉइल्स में वायर लेते हैं वो वायर हम लोग एलॉयस के ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि एलॉय का अल्फा का वैल्यू काफ़ी कम है। अल्फा क्या बता रहा है? अल्फा बता रहा है हाउ मच रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी विल बी चेंज टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है, वो चीज़ हमको बता रही है अल्फा। एलॉय के लिए अल्फा का वैल्यू क्या है? एलॉय के लिए अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है। अगर एलॉय के लिए अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है तो एलॉय के लिए रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में आने वाला चेंज भी बहुत कम होगा। मतलब एलॉय के रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा या ना के बराबर पड़ेगा। इसीलिए स्टैंडर्ड जो कॉइल्स होती हैं, वो स्टैंडर्ड रेजिस्टिव कॉइल्स होती हैं, उनमें जो वायर लिया जाता है वो वायर हम लोग किसका लेते हैं? वो वायर या तो हम लोग रेजिस्टेंस का लेते हैं या फिर किसका लेते हैं? वो वायर हम लोग किसका लेंगे? एलॉय का लेंगे। क्यों लेंगे वो आपको समझ में आ गया। मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर के और बहुत छोटा नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट है, मतलब आरटी में चेंज होगा। मतलब टेम्परेचर के चेंज होने पर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर के चेंज होने पर एलॉय का रेजिस्टेंस ना के बराबर बढ़ेगा। अब सेमी कंडक्टर्स के लिए अल्फा का वैल्यू क्या था? सुनना ध्यान से। सेमी कंडक्टर के, देखो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, सेमी कंडक्टर में रो घट रहा था टेम्परेचर के बढ़ने पर। तो सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को नेगेटिव करेगा, ये पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव इसको पॉजिटिव करेगा, तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। इसकी वैल्यू 1 से कम होगी तो आर टी का वैल्यू आर नॉट से घटेगा। मतलब सेमी कंडक्टर के अल्फा का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि एन में इंक्रीमेंट टाउ के डिक्रीमेंट से बहुत ज़्यादा था। कुल मिला के डिनोमिनेटर हमारा बढ़ गया था सेमीकंडक्टर में, तो इसलिए रो का वैल्यू घटा था सेमीकंडक्टर में। रो का वैल्यू घट रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी घट रही है, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर भी रेजिस्टेंस घटेगा। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? सेमीकंडक्टर के अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव 1 को घटाएगा, 1 से घटेगा, 1 से घटेगा तो इसका 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम होगा तो आर टी का वैल्यू जो है वो घटेगा। टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी घटेगी किसकी? सेमीकंडक्टर की। ठीक है ना। इन द सेम वे, जैसे देखिए मेटल का अल्फा पॉजिटिव है, एलॉय का अल्फा पॉजिटिव है, लेकिन एलॉय का अल्फा का वैल्यू बहुत, देखो अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है, तो अगर ये काउंटेबल करना है तो टी का वैल्यू बहुत ज़्यादा, देखिए खुद सोचें ना, अल्फा इंटू टी है ना, अल्फा का वैल्यू अगर बहुत कम है तो इसको एक काउंटेबल क्वांटिटी बनाने के लिए टी का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा। मतलब एलॉय के टेम्परेचर के साथ रेशे में चेंज करना है तो टी का वैल्यू बहुत चेंज करना पड़ेगा। उतना ज़्यादा होता है कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबली स्मॉल, ना के बराबर। ठीक है ना। तो ये क्या निकला आपका? सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या है? सेमी कंडक्टर के लिए जो अल्फा का वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो इसलिए ये भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है। मेटल के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव, एलॉय के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव, मेटल के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव और सफिशिएंट है, बहुत
छोटा नहीं है। एलओई के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव लेकिन निग्लिजिबली स्मॉल, मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव, यस। इंसुलेटर्स के लिए भी अल्फा का वैल्यू नेगेटिव, लेकिन इंसुलेटर के लिए अल्फा का वैल्यू जो होता है वो फिर एलॉय की तरफ बहुत छोटा है, मतलब टेम्परेचर के चेंज होने पर इंसुलेटर के टेम्परेचर के चेंज होने पर इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका अल्फा बहुत छोटा है लेकिन नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया। अब इन्हीं को हम लोग कुछ ग्राफ से समझते हैं। बेटा एनसीईआरटी के हम लोग यहाँ पर अभी ग्राफ बनाने वाले हैं, बाकी हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग बहुत डीप नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला हम लोग चलते हैं मेटल के लिए। किसके लिए? एक ही साथ बनाए क्या? पहला हम लोग चलते हैं मेटल के लिए। किसके लिए चलना है भाई हम लोग? पहला मेटल के लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, मेटल्स के लिए देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब एक्सिस है तो ये किस डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर। अब इसको आप केल्विन में किए, डिग्री सेंस में किए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको केल्विन में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये क्या है? रेजिस्टिविटी रो। रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा ही आएगा। तो रेजिस्टिविटी ले रहे हैं रो, ठीक है ना। तो जो ग्राफ है देखिए, पहला ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से, बड़ा ध्यान से इसको देखिए भाई। ये ग्राफ कुछ बुक्स में मिलेगा आपको, सही बुक्स में नहीं मिलना है, ये एनसीईआरटी में नहीं ग्राफ है। ये शायद मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव में है। देखिए ये रीजन ऑलमोस्ट, ये रीजन अपना स्ट्रेट है। ये रीजन अपना क्या है? स्ट्रेट है। यहाँ पर ग्राफ कर्व्ड है, यहाँ पर ग्राफ कर्व है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू है, इसको, ये जो पॉइंट है ऑलमोस्ट, इसको मैं रूम टेम्परेचर मान लेता हूँ। रूम टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन। तो ये 273 केल्विन के आसपास का टॉपिक है भाई। कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी कल मैं टॉपिक में देखा था, वहाँ पे आपने सीखा था। ये कंटिन्यूस जो भी था उसमें मेरे को नहीं जाना है। 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम लोग रो नॉट मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके आगे और पीछे रूम टेम्परेचर के आसपास बहुत छोटे टेम्परेचर रेंज पे ये ग्राफ लीनियर है। दिस डिस्क्राइब दैट अल्फा इज कांस्टेंट इन दैट रीजन। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्राफ कर्व, यानी कि अल्फा कांस्टेंट नहीं है, लीनियर नहीं है ना। लीनियर कब होगा? जब, अच्छा देखिए, डेल्टा आर था ना, डेल्टा आर इक्वल टू कितना था, या आर इक्वल टू कितना था? आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी। आर नॉट कॉन्स्टेंट है। अगर एल्फा कॉन्स्टेंट होगा तभी तो टी की सिंगल पावर बचेगी ना, तभी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट आएगा। अदरवाइज ग्राफ कैसा हो जाएगा? कर्व्ड हो जाएगा। कर्व्ड खोले का मतलब एल्फा भी अपना वेरिएबल हो चुका है, तो दो वेरिएबल मिलके जो पावर बनाएंगे वन पावर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, होमोजीनियस। बायोलॉजी वाले सुनिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल, इसकी पावर 1, इसकी पावर मिलकर पूरी पावर कितनी हो गई? 2। तो ये भी 2 पावर का, ये भी 2 पावर का, ये भी 2 पावर का। इट इज क्वाड्रेटिक होमोजीनियस, 2 पावर है ना। तो अगर अल्फा कांस्टेंट है तो टी की केवल 1 पावर काउंट होगी, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 और 1, ग्राफ स्ट्रेट, लीनियर इक्वेशन। अगर अल्फा वेरिएबल है तो ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, इन दोनों की पावर मिलकर फिर 2, तो ग्राफ फिर कर्व नहीं आएगा, पैराबोलिक फॉर्म आएगा, जैसा भी आएगा। तो ये किसके लिए? मेटल। और ये जो रीजन है किसके लिए? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के आसपास ग्राफ क्या है अपना? स्टेट है। दैट इज अल्फा इज कांस्टेंट नियर रूम टेम्परेचर। लेकिन ये ग्राफ एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ इस तरीके से दिया, ध्यान सुनिए भाई। एक्स एक्सिस और ये अपनी होगी वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी मैं इसमें कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ केल्विन में, ठीक है ना। तो अभी मैं कर रहा हूँ इसको 50 केल्विन, ठीक है। दूसरा 100 केल्विन, तीसरा 150 केल्विन। देखिए भाई, केल्विन हम 273 के आसपास भी नहीं भटक रहे हैं, मतलब हम रूम टेम्परेचर के आसपास नहीं हैं। ये क्या है भाई? एक्सेस रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस डिपेंड होगी? रो में। अब तो रो का वैल्यू ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -8 ओम मीटर में ले लेता हूँ, इनटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। इनटू का मतलब समझते हैं 0.2, तो ये 0.2, तो ये 0.2 नहीं है भाई, ये 0.2 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर है, ठीक है। ये कितना है? 0.4। ये 0.4 नहीं है, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर है। तो यहाँ पर जो ग्राफ एनसीईआरटी वाले ने दिया है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया है। तो ये ग्राफ ओवरऑल कर्व्ड है। एनसीईआरटी खोल के देखिए भाई, ये ग्राफ ओवरऑल कर्व, तुमने कहा तो कर्व्ड है।
तो बड़ी दिक्कत है सर, ये कर्व्ड है तो आपने तो लीनियर कहा था, ये लीनियर केवल कहाँ पर है, रूम टेम्परेचर के आसपास। ध्यान देना, अल्फा का वैल्यू बताएंगे अभी, जैसे हमने 11th में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैसेस लॉ पढ़ा था, वहाँ पर अल्फा का वैल्यू पुटअप किया था, वैसे यहाँ पर भी अल्फा का वैल्यू पुटअप करेंगे। तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, कर्व्ड है, सॉरी कर्व्ड है। कहाँ पर, तो अल्फा, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसके लिए है, एलॉय के लिए, सॉरी मेटल्स के लिए। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, देखना। अब इसी को थोड़ा डिस्कस करते हैं, ग्राफ को यहीं पे लेते चलता हूँ मैं, इसी ग्राफ को यहाँ पर लेते हुए चलते हैं। अभी हम लोग करते हैं एलॉय, ये किसके लिए था, मेटल के लिए। अब किसके लिए चल रहे हैं हम लोग, एलॉय के लिए। एलॉय के लिए अल्फा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। एलॉय के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन क्या है, निग्लिजिबली स्मॉल, बहुत छोटा। मतलब अल्फा क्या डिस्क्राइब कर रहा है, अल्फा डिस्क्राइब कर रहा है कि टेम्परेचर के चेंज होने पर आपके रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। अगर अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में आने वाला चेंज भी बहुत छोटा होगा, बहुत क्या होगा, छोटा होगा। तो हमने एक्स एक्सिस लिया किसमें, केल्विन पे, ठीक है। वाई एक्सिस ले रहे हैं, देखिए वाई एक्सिस लेते हैं, इसको मैं 1.10 मान लेता हूँ, या फिर इसको 1.30 मान लेते हैं, ठीक है ना, रेंज है। और ये कितना है भाई, ये तो अपना वही रहेगा, कितना, 10⁻, सॉरी यहाँ पर जो रो है, ये रो जो है ये है इनटू माइक्रो ओम, किसमें, माइक्रो ओम मीटर, मतलब 10⁻⁻6 ओम मीटर में, ठीक है ना, लगभग इतना हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए भाई, यहाँ पर अंतर देखिए, 50, 100, 150 टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है, 200, 400, 600, 800। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में आपने कितना इंक्रीज़ किया, केवल 150, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में कितना इंक्रीज़ कर दिया, 800। और जो ग्राफ आता है वो ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा आ रहा है। अब कुछ लोग चिल्लाते हैं कि सर ये तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन जब 800 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ा है तब जाके इसमें कुछ चेंज दिखाई दिया, जबकि यहाँ पर 150 केल्विन पर ही चेंज आना क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। किसके लिए था, मेटल के लिए था, किसके लिए था, मेटल के लिए था, ठीक है। ये किसके लिए है, ये एलॉयस के लिए है। ये किसके लिए, ये भी मेटल के लिए, लेकिन कहाँ पर, नियर रूम टेम्परेचर ग्राफ ऑलमोस्ट क्या रहेगा, स्टेट। अल्फा का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या रहेगा हमारा, स्टेट रहेगा, ठीक है। तो इट इज रेजिस्टिविटी, इट इज रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये किसके लिए है, मेटल के लिए। ये किसके लिए है, एलॉय के लिए। सेमी कंडक्टर की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर का जो ग्राफ अपना आता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर इसका रेजिस्टिविटी घटता है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी इसका घटेगा, रो का वैल्यू घटेगा। अब अपने 11th में पर जाएंगे, अब जब आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग सेमी कंडक्टर, तो वहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा भाई, रो या फिर आर जो भी है, तो रो इक्वल टू रो नॉट ई की पावर ई जी अपॉन के टी, ठीक है ना। वैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा है भैया, एक्सपोनेंशियल है, ईजी क्या है, ईजी एनर्जी गैप, किसके बीच का, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो ये गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड एनर्जी गैप, ईजी। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर ग्राफ एक्सपोनेंशियल है, टेम्परेचर के जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो के टी बढ़ रहा है, के टी बढ़ रहा है तो ई जी अपन के टी घटेगा, ई की पावर घटेगी, एक्सपोनेंशियल ये घटेगा तो रो का वैल्यू भी घटेगा। ये हम लोग आगे समीकरण डिस्कस करेंगे। तो ये किसके लिए है, सेमी कंडक्टर के लिए, ठीक है ना। तो मेटल के लिए ग्राफ, ये कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर, ये कहाँ पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, बहुत छोटा। अल्फा का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट, सर नहीं, इट इज कांस्टेंट ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये किसके लिए है, एलॉय के लिए। ये किसके लिए है, सेमी कंडक्टर के लिए। चलिए एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, एक चीज़ और बताना चाहिए था, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अल्फा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड, हाँ बताओ, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, सॉरी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी, अल्फा का वैल्यू। तो एट रूम टेम्परेचर, अब सुनिए, एट रूम टेम्परेचर इसका वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू होता है 1/273.13, जो भी हमने पढ़ा था, पर डिग्री सेल्सियस। कितना वैल्यू इसका, पर डिग्री सेल्सियस इसका वैल्यू है अल्फा का, एट रूम टेम्परेचर भाई, एट रूम टेम्परेचर अल्फा वैल्यू 1/273 है। इसीलिए जो ग्राफ आया था, ये स्टेटस ग्राफ को डिस्क्राइब करते हैं, इस ग्राफ को डिस्क्राइब करते हैं इससे। तो अल्फा यहाँ पुटअप करते हैं, तो जैसे हमने किया था ना बॉयल्स लॉ में अल्फा वैल्यू रखा था, वैसे यहाँ पर रखा भाई हमने। तो आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है, 1/273 इंटू टी,
अल्फा का वैल्यू पुटअप किया, लेकिन एट कहाँ पे, रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट कहाँ पे, रूम टेम्परेचर। तो आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट, सॉल्व करोगे तो 273 प्लस टी अपॉन 273 डिग्री सेल्सियस में था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, केल्विन पे। तो आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट टी अपॉन 273, दैट इज आर टी, क्या ये दिस इंप्लाइज दैट आर टी प्रोपोर्शनल टू टी, लेकिन कहाँ पर, एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर आर टी प्रोपोर्शनल टू था, आर टी प्रोपोर्शनल टू टी है केल्विन में, तो ग्राफ कैसा है भाई, स्ट्रेट था नियर एट रूम टेम्परेचर, वो ये डिस्क्राइब किया गया भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी आई। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी, कौन सा पेज कहाँ का है, चलिए जो भी है छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से आ गया होगा। अगर डाउट है तो आप फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं, ये हम लोग बाद में क्लास में डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, और टिपिकल तो क्या नहीं कहेंगे इसको, टिपिकल है तो आसान सा, बस एन और टाउ में पहले देखना था, पहले हमने इसको थ्योरेटिकली सीखा, फिर हमने इसको मैथमेटिकली सीखा। थ्योरेटिकली में क्या करना है, एन में हमेशा इंक्रीमेंट होगा, टाउ में हमेशा डिक्रीमेंट होगा। एन में इंक्रीमेंट, टेम्परेचर के बढ़ने में एन में इंक्रीमेंट होगा, मेटल्स में इंक्रीमेंट, हाँ मेटल में इंक्रीमेंट बहुत कम होगा, जबकि डिक्रीमेंट सफिशिएंट होगा, तो इसलिए डिक्रीज कर जा रहा है मेटल्स में, तो आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा मेटल्स में। सेमीकंडक्टर में एन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, मेटल में भी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन सेमीकंडक्टर में जो एन का वैल्यू है वो सफिशिएंटली हाई इंक्रीज होगा, सफिशिएंट इंक्रीज होगा कंपेयर टू डिक्रीमेंट इन टाउ। तो कुल मिला के सेमीकंडक्टर में डिनोमिनेटर घट रहा है, तो आर का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना, आर का वैल्यू घटेगा, सॉरी, ठीक है, इतना आ गया। अल्फा किसका पॉजिटिव है, मेटल्स का और एलॉय का, लेकिन एलॉय के अल्फा का वैल्यू काफ़ी छोटी है। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इंसुलेटर्स के लिए अल्फा का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अल्फा का वैल्यू नेगेटिव कहने का मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा, पॉजिटिव कहने का मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। इसको आप कॉपी में नोट कीजिए, और नोट्स बना के नोट कीजिएगा प्लीज़, किताब की हेल्प यहाँ पर आप अभी ले सकते हैं। ग्राफ NCERT के बनेंगे, बाकी आपकी इच्छा। चलिए, थैंक यू।